हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बीजांड की रचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है। बीजांड साधारणतया अंडाकार होता है। ठीक है, यानी एक शेप में। यह एक बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकुलस द्वारा बीजांडासन से संबंधित या जुड़ा रहता है। ठीक है। हमने पिछले क्लास में वीडियो में जो आपको बताया था, जब पुष्प के बारे में बता रहे थे, तो इन शब्दों की इंग्लिश मीनिंग वगैरह आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है। जिस स्थान पर बीजांड वृंत द्वारा लगा रहता है उस हिस्से को हाइलम कहते हैं। ठीक है। बीजांड वृंत आगे बढ़कर बीजांड से मिलकर एक स्थान बनाता है जिसे रैफे कहते हैं। बीजांड के मुख्य भाग का बीजिंडकाय यानी न्यूक्लियस कहते हैं। बीजांड के मुख्य भाग को न्यूक्लियस कहते हैं, जो दो आवरणों से ढका रहता है। बाहरी आवरण यानी आउटर इंट्यूगमेंट एवं भीतरी आवरण इनर इंट्यूगमेंट। बीजांड का जो भाग अध्यावरण से ढका नहीं रहता है उस स्थान को बीजिंड द्वारा यानी माइक्रोप्लाई कहते हैं। बीजिंड द्वार या माइक्रोप्लाई कहते हैं। बीजांड का जो भाग अध्यावरण से ढका नहीं रहता है उस स्थान को बीजिंड द्वार या माइक्रोप्लाई कहते हैं। ठीक है। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है ये सब शब्द हैं, इसको आप लोग जो है हाईलाइट कर लिया करिए। ये सारी चीजें जो है माइक्रोप्लाई, कैलाजा, सब नोट कर लिया करिए आप लोग। अच्छा, अब बात करते हैं बीजांड के भीतर भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। इस भ्रूणकोष के भीतर मादा युग्मक यानी अंडाणु उपस्थित होता है। भ्रूणकोष परिपक्व होकर निषेचन के लिए तैयार होता है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिए। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है। जिन पुष्पों में पुष्प के चारों चक्र यानी कि कौन कौन से बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग एवं जायांग उपस्थित होती है उन्हें पूर्ण पुष्प कहते हैं यानी कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जिन पुष्पों में पुष्प के एक या अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को पुष्प का आवश्यक भाग यानी एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। एवं पुमंग एवं जायंग को आवश्यक अंग यानी इसेंशियल ऑर्गन कहते हैं। इट मीन्स किसी भी पुष्प में बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज न हो तो भी जो है पुष्प जो है बीज का निर्माण करेगा, लेकिन पुमंग एवं जायंग को होना आवश्यक है। अच्छा, पुष्प का कार्य बात करते हैं। पुष्प का मुख्य कार्य लिंगी प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा फल तथा उसके अंदर बीज का निर्माण करना है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा परागण या पॉलिनेशन। परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। इट मीन्स यानी पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो एंथर से फ्री होकर यानी मैच्योर होकर गाइनोसियम के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। इस चीज को परागण कहते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे सिर्फ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच रहा है। ठीक है। अभी फर्टिलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। तो यह क्रिया जो है क्या कहलाती है? परागण यानी पॉलिनेशन। परागण के प्रकार यानी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है। यानी कि एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर, यानी मटर के एक पौधे का पुष्प है और दूसरा पौधा है उसमें भी पुष्प लगा है, तो पहले पौधे का पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण पे जो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा
तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है। पर परागण कई माध्यमों से होता है। पर परागण पौधों के लिए उपयोगी होता है, सही बात है। पर परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? ये हो सकते हैं वायु, कीट, जल या जंतु इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है। परागण की परागण सॉरी परागण की विधियां यानी मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। हाँ भाई, क्या करें, कभी कभी त्रुटि हो जाती है बोलने में, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो बात कर रहे थे मेथड ऑफ पॉलिनेशन। परागण की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला कौन सा है? वायु परागण यानी एनिमोफिलस, वायु द्वारा परागण। कीट परागण या इंटोमोफिलस। ठीक है। जल परागण यानी हाइड्रोफिलस। जंतु परागण या जूफिलस। मीन्स फिलस यानी परागण, और उससे जो शब्द जिस शब्द से वो हो रहा है उस माध्यम को आगे जोड़ दिया गया। वायु यानी एनिमो, कीट यानी इंटमो, जल यानी हाइड्रो, और जंतु यानी जू फिलस। ठीक है। नेक्स्ट है पक्षी परागण या ऑर्निथोफिलस, और मेलोकोफिलस यानी घोंघे द्वारा, और चिरेप्टोफिलस। ठीक है। चिरेप्टोफिलस यानी चमगादड़ द्वारा परागण। अब बात करते हैं हम परागण के बाद निषेचन। देखिए, परागण अलग प्रक्रिया है, निषेचन अलग प्रक्रिया है। हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले परागण होता है यानी पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। परागण के पश्चात निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पराग नली यानी पोलन ट्यूब जो है बीजांड में प्रवेश करके बीजांडासन को भेदती हुई भ्रूणपोष तक पहुंचती है। मीन्स जो पोलन ट्यूब होता है उसमें ओव्यूल प्रवेश करती है और उसमें जो है वो उसको भेदती हुई उसके एंडोस्पर्म तक पहुंच जाती है और परागकणों को वहीं छोड़ देती है। इसके पश्चात एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है, यानी कि मेल गैमेट जो है फीमेल जो है अंड को एक से जो है संयोजन कर लेता है। ठीक है। उसके पश्चात इसे ही जो है निषेचन कर लेते हैं, निषेचन करते हैं। ठीक है। यानी कि पॉलन ग्रेन जो है फ्लावर से जो है फ्री होकर मैच्योर होकर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा से होते हुए जो है अंत में इंडोस्पर्म तक पहुंचकर उसके साथ जो है संयोजन कर लेता है। इस पूरी कंप्लीट प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब निषेचित अंड यानी फर्टिलाइज एग युग्मनज कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? इंग्लिश में जाइगोट। ठीक है। हिंदी में युग्मनज और इंग्लिश में जाइगोट कहलाता है। ठीक है। 1 नंबर का पॉइंट है, फिर से इसको आप जो है नोट कर लीजिए। निषेचित अंड क्या कहलाता है? युग्मनज या जाइगोट। यह युग्मनज बीजाणुभिद की प्रथम इकाई है। ठीक है। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज, युग्मनज से भ्रूण तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए। यही फर्टिलाइजेशन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है। आवृत बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में निषेचन को त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन के बारे में आइए हम पढ़ते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है। ये पुष्प का बेसिक स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। परागकण, वर्तिकाग्र, नर युग्म, परागनलिका, अंडाशय, मादा युग्मक। ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पौधे का। अच्छा, अब जो परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? तो सबसे पहला परिवर्तन कहाँ होगा? बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स में। यह प्रायः मुरझाकर गिर जाता है। ठीक है। लेकिन अपवाद में जो है कुछ चीजों का अपवाद होते हैं। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? मिर्च में ऐसा नहीं होता है। ठीक। अब बात करें जो है दलपुंज या कोरोला, यह मुरझाकर गिर जाता है। ठीक है। यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज मुरझाकर गिर जाते हैं, क्योंकि ये कौन से थे पार्ट? एक्सेसरी पार्ट थे। ठीक है। इसेंशियल नहीं थे।
अब नेक्स्ट आता है क्या, पुंकेसर यानी स्टेमन, यह भी मुरझाकर झड़ जाता है क्योंकि ये इसका काम ही बस पॉलन को जो है प्रोड्यूस करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, यह भी मुरझा जाती है, इसका भी काम कंप्लीट हो गया होता है। अब इसका बाद क्या आता है नेक्स्ट, वर्तिका यानी स्टाइल, यह भी मुरझा जाती है। ठीक है, फिल्म देख लीजिए नाम सारी चीज़ों के। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, अंडाशय या ओवरी, यह फल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अंडाशय भित्ति या ओवरी वाल, यह फलाभित्ति यानी पेरिकार्प में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि रसीला जो भाग पौधे का फल का होता है उसके रूप में। त्रिसंयोजक केंद्रक, ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस, यह भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाती है। सॉरी, त्रिसंयोजक केंद्रक या ट्रिपल फ्यूज न्यूक्लियस, यह भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाती है, यानी किसमें, एंडोस्पर्म में। अंडकोशिका, एक सेल्स, यह भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, एक सेल किसमें परिवर्तित होती है, एम्ब्रियो में। बीजांडासन यानी न्यूक्लियस, यह पेरिस्पर्म में परिवर्तित हो जाती है। और नेक्स्ट, बीजांड यानी ओव्यूल, यह बीज में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ठीक है, और आपको किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।